जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर्स टू का पर करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जो क्लास है वो चल रही क्वेश्चन सीरीज की। हम अपनी क्लास में 22 से लेकर 2023 तक के जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हुए हैं तो उनकी क्वेश्चन सीरीज को देख रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में 173 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में 174 क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब दोस्तों, जो फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और वीडियो को से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोयल द्वारा संग्रहित की गई ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि उसमें इंडक्टेंस का मान कितना है, 20 मिली हेनरी है और करंट की वैल्यू कितनी है, 1.5 एम्पियर है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था बेल का, जो एग्जामिनेशन हुआ था। बेल आपको पता है दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमको यहाँ पर कोयल द्वारा जो स्टोर एनर्जी है वो हमको निकालनी है। तो इसको निकालना दोस्तों बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें, हमको पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या था, E बराबर हाफ LI स्क्वायर। E बराबर हाफ LI स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है। अब हम क्या रख देंगे, 1/2। यहाँ पर हमको क्या रखनी है, L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू हमको बता रखी है कितनी है, L की वैल्यू हमको बता रखी है 20 मिली हेनरी बता रखी है। क्या बता रखी है, 20 मिली हेनरी हमको बता रखी है। उसके बाद में हमको क्या बताया, यहाँ पर करंट की वैल्यू बताइए 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि स्क्वायर है। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों, हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा दोस्तों, 22.5 जो मिली जूल है वो इसका करेक्ट आंसर हो। क्या होगा, 22.5 मिली जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन दोस्तों आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर 22.5 मिली जूल है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालना है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन आपको करनी बताइए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हाफ LI स्क्वायर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। हालांकि बेल के एग्जाम से पूछा गया, तो बेल का कंपनी जो है काफी जो है वैकेंसी वो निकालती रहती है। ठीक है, और इसमें बात करें तो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वगैरह उनके हिसाब से वैकेंसी निकलती है। IT की इसमें वैकेंसी कम निकलती है, ITA में इसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ही निकलती है। ठीक है, तो इसमें जो हमने क्वेश्चन को कर लिया है, तो हाफ LI स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला लगा हमको वैल्यू निकाल के सीधा हमने आंसर निकाल लिया। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया NVS, जो इलेक्ट्रिशियन का एग्जामिनेशन हुआ था, NVS 2023। ठीक है, आपको पता होगा जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कुंडली के प्रेरक का वह लगभग मान ज्ञात कीजिए जिसमें 40 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर 628 ओम का प्रतिघात उत्पन्न होता हो। यहाँ पर दोस्तों हमको क्या पूछा है कि प्रेरक का मान, यानी कि यहाँ पर L का मान हमको फाइंड आउट करना है। किसका मान ज्ञात करना है, L। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, L की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमको यहाँ पर आवर्ती जो है, फ्रीक्वेंसी जो है कितनी दी है, 40 किलो हर्ट्ज दी है, 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, और हमको प्रतिघात यहाँ पर दिया है। प्रतिघात का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 628 ओम दिया है। हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमको पता है दोस्तों, इसमें फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2πfl। क्या होता है दोस्तों, एक्सएल बराबर 2πfl होता है। अब हमको एक्सएल की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी दी है दोस्तों, 628 दे रखी है। ठीक है, 628 हमको दी है बराबर में। अब हमको यहाँ पर जो है 2 लिख देते हैं, और पाई की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी माननी है, 22/7 भी मान सकता है और 3.14 भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में कोई बोला नहीं कि 3.14 लगाना है 22.7, तो हम 3.14 को लगा लेते हैं। मैंने ये 3.14 इसलिए निकाला है ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने 3.14 रखा है। अब दोस्तों इसमें बटे के नीचे 100 लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दी है, 40 किलो हर्ट्ज की। तो इसको हम यहीं पढ़ रहे थे, 40 का 40 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में जो L है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको हम अब निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 628 इंटू में 100 बट्टे में हम क्या करेंगे, 628 इंटू में 100
बट्टे में 2 इंटू 314 इंटू 40। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 628 इंटू कितना आएगा 100, ये 100 है दोस्तों। ठीक है, ये 100 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, लगभग जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो आएगा 2.5 आएगा। अब ये हमको किलो हर्ज में दिए, तो जब इसको हम ये 40 जो है किलो हर्ज में दिए, किसको क्या दिए, 40 किलो हर्ज में दिए। यहाँ पर जो 40 है ना, ये 40 आपको दिख रहा है, 40 इंटू 10 की घात 3 में है। किलो हर्ज को हम क्या लिखता है, 10 की घात 3 लिखता है। तो जब भी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मिली हर्ज हो जाएगा, सॉरी मिली हो जाएगा। तो 2.5 मिली हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो। क्या होगा, 2.5 मिली हेनरी इसकी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आएगा, 2.5 मिली हेनरी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसकी करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको एक्सेल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया गया है, और 2 पाई की वैल्यू हमको पाई की वैल्यू 3.14 पता है। तब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है दोस्तों, 2.5 मिली हेनरी इसकी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176 है हमारा कि एक संतुलित 3 फेज चरण प्रणाली में शामिल है। यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इसरो के टेक्नीशियन एग्जामिनेशन, पूछा गया था इसरो टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो एक संतुलित 3 फेज, संतुलित का मतलब दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैलेंस्ड। संतुलित को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। यानी कि एक बैलेंस्ड जो 3 फेज जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो ये हमको पूछ रहा है कि बैलेंस जो सिस्टम होता है 3 फेज का, उसमें क्या शामिल होता है, शून्य अनुक्रम धाराएं, केवल धनात्मक अनुक्रम धाराएं, शून्य और ऋणात्मक अनुक्रम धारा, शून्य धनात्मक और ऋणात्मक अनुक्रम धारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि केवल धनात्मक अनुक्रम धारा ही होती है, क्योंकि बैलेंस सिस्टम क्या होता है, धनात्मक अनुक्रम ही फ्रीक्वेंसी से वो चलता है। ठीक है, केवल धनात्मक अनुक्रम ही धारा वो चलती है, शून्य ऋणात्मक कुछ नहीं होती, केवल धनात्मक अनुक्रम धारा जो होती है, फॉरवर्ड धारा वही चलती है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है। ये दोस्तों सीपरी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, किरचॉफ का दोस्तों नियम पता होगा आपको। ठीक है, किरचॉफ का नियम जो होता है आप सभी को पता होगा कि समेशन जो होता है V इज इक्वल टू समेशन I इंटू R। यानी किसी परिपथ में जो वोल्टेज दिया होता है वो उस परिपथ के वोल्टेज ड्रॉपों के गणितीय जो होता है योग उसके बराबर होता है। ठीक है, कुल जो ड्रॉप होता है वो परिपथ के वोल्टेज के बराबर होता है। ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 178 में अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा हमको क्या है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार एक समांतर परिपथ में परिपथ की प्रत्येक शाखा में विभवांतर दोस्तों हमको पूछा है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार एक समांतर परिपथ में परिपथ की प्रत्येक शाखा में विभवांतर कितना होगा। वोल्टेज नियम में प्रत्येक शाखा में विभवांतर की वैल्यू दोस्तों हमको पूछी है, तो क्या होना चाहिए कि विभवांतर की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, प्रत्येक शाखा में समान, प्रत्येक शाखा में धारा के विलोमानुपाती, शून्य, प्रत्येक शाखा में प्रतिरोध के समानुपाती। तो ये दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक शाखा में समान। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक शाखा में जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है, तभी तो वो क्या निकलता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य निकलता है। ठीक है, मैंने ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप किरचॉफ का नियम समझे वोल्टेज या फिर ओम का नियम समझे, ओम के नियम के अनुसार भी क्या होता है, प्रत्येक जो ब्रांच होती है या प्रत्येक हम सिरे पर प्रतिरोध के सिरे पर अगर प्रतिरोध देखें, अगर प्रत्येक सिरे पर अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज उसमें क्या रहेगा, समान रहता है। प्रत्येक ब्रांच में जो वोल्टेज है समान रहता है ओम के नियम के अनुसार, और किरचॉफ के नियम के अनुसार भी यही रहता है कि प्रत्येक ब्रांच में भी क्या रहेगा, जो वोल्टेज विभवांतर जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कट ऑफ या संतृप्ति पर, कट आउट होने पर या संतृप्ति पर, संतृप्ति को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सैचुरेशन कंडीशन दोस्तों इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेशन कंडीशन दोस्तों पता होगी ट्रांजिस्टर में, जब ट्रांजिस्टर एक निश्चित सीमा तक धारा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो उसकी सैचुरेशन होती है।
कट ऑफ या सैचुरेशन यानी संतृप्ति पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर यह मुख्य रूप से किसके रूप में कार्य करता है। ये हमको दोस्तों पूछा है कि कट ऑफ अगर हो जाए या सैचुरेशन कंडीशन में जब ट्रांजिस्टर हमारा यूज में आ रहा है तो उस समय ट्रांजिस्टर किस रूप में कार्य करेगा, ये हमको पूछा है। होल्डर के रूप में, परिपथ के रूप में, यूपीएस के रूप में या स्विच के रूप में। तो ये दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि स्विच के रूप में काम करता है। जब भी ट्रांजिस्टर जो होता है कट ऑफ पर पहुंचता है या सैचुरेशन पर पहुंचता है, यानी कहने का मतलब जो सैचुरेशन का मतलब मैंने भी बताया था कि ट्रांजिस्टर में एक निश्चित सीमा तक धारा हो जाए, यानी कहने का मतलब धारा बह रही है उसमें, तो उस समय जो हमारा जो ट्रांजिस्टर करेगा वो स्विच की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति करेगा दोस्तों? स्विच की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको ढंग से इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के जाने, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ के जाते, इस वजह से उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है। तो मैंने इस क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अच्छे से शामिल किया है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने जितने अच्छे हो सकते क्वेश्चन इसमें डाले हैं, उसके अलावा यूपीएससी आईईएस का जो एग्जामिनेशन हुआ 2023 में 22 में, उसके भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे लेवल के, मैंने ज्यादा लेवल को हाई भी नहीं रखा है। जो लेवल आईटीआई का डिप्लोमा का रहता है वही मैंने लेवल रखा है। ये सभी आपको फॉर्मूला है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से निकाला है कोई, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा ढंग से, कोई परेशानी की बात नहीं इसमें। ठीक है, तो ज्यादा मैंने लेवल हाई नहीं रख के मॉडरेट लेवल का रखा है और पेपर आपका मॉडरेट लेवल का ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। अब ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था बीओसीआईएल में। ठीक है, भारत में प्रथम ऊष्मीय विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट की दोस्तों बात हो रही है। भारत में प्रथम ऊष्मीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दोस्तों डीएफसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव में 2021 में पूछा गया था कि भारत में प्रथम ऊष्मीय संयंत्र थर्मल पावर प्लांट की दोस्तों स्थापना कहाँ हुई? तो ये दोस्तों आपको सीधा ध्यान रखना है कि हैदराबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? हैदराबाद में हुई थी। उसके अलावा आप सभी को ये तो जरूर पता होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में हुई थी। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 181 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर के लोड को बढ़ाने पर क्या होगा यदि उसे सामान्य एक्साइटेशन पर चलाया जाता है? एक सिंक्रोनस मोटर है, तुल्यकालिक मोटर है, उसका हमने क्या कर दिया? लोड को इंक्रीज कर दिया, लोड को हमने बढ़ा दिया। तो लोड को बढ़ाने पर क्या होगा यदि उसे सामान्य एक्साइटेशन पर यानी उससे सामान्य उत्तेजना पर हम क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमको पूछा है। तो सिंक्रोनस मोटर कोई लोड बढ़ाने पर क्या होता है यदि उसे सामान्य एक्साइटेशन पर चलाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? आर्मेचर करंट में वृद्धि, पावर फैक्टर में वृद्धि, आर्मेचर करंट में वृद्धि और पावर फैक्टर में कमी, आर्मेचर करंट में कमी, आर्मेचर करंट में कमी और पावर फैक्टर में कमी, आर्मेचर करंट में कमी और पावर फैक्टर में वृद्धि। बताइए दोस्तों सभी इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर तो हमको हमेशा ध्यान रखना है जब भी सिंक्रोनस मोटर हमारी किस पर चलती है? लोड पर चलती है। तो लोड पर चलने पर हमको पता है कि सीधा आर्मेचर पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है दोस्तों? आर्मेचर पर प्रभाव पड़ता है। जब भी मोटर, सिंक्रोनस मोटर की बात हो चाहे जो भी मोटर हो, उसकी जब भी लोड से जोड़ने की बात आती है, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे 3 फेज मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, कोई सी भी मोटर हो जाए, अगर जब भी उस पर लोड बढ़ाया जाता है, कोई भी मोटर अगर उस पर लोड बढ़ाया जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो करंट में वृद्धि, इसमें आर्मेचर में करंट में वृद्धि होगी। और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर में दोस्तों क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी दोस्तों? पावर फैक्टर में कमी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य एक्साइटेशन की दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर। अगर ओवर एक्साइटेड रूप में चलाए हम, ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन पर चलाया जाए, अति उत्तेजना पर चलाया जाए, तो ये पावर फैक्टर को सुधार सकती है। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर का यूज हम किसके रूप में करते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर के रूप में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कितना उलझा है। यहाँ पर सामान्य एक्साइटेशन दिया और अगर बच्चे ने ये नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा, और पहला ऑप्शन में आपको देखिए ये मिल रहा है कि आर्मेचर करंट में वृद्धि और पावर फैक्टर में वृद्धि। अब बच्चे ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन को गलत करेगा, लेकिन क्वेश्चन हमको साफ दे रखा है कि सामान्य एक्साइटेशन, सामान्य उत्तेजना पर इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। सामान्य एक्साइटेशन है, सामान्य उत्तेजना है।
अगर सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड किया जाए तो पावर फैक्टर सुधारती है, ये सभी को पता है। सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइटेशन के रूप में अति उत्तेजना पर चलाते हैं तभी पावर फैक्टर को सुधारती है। यहाँ पर सामान्य उत्तेजना की बात हो रही है तो पावर फैक्टर में कमी ही होगी, और कोई भी मोटर हो। यहाँ पर दोस्तों अलग अगर अल्टरनेटर वगैरह की बात करें तो वहां पर थोड़ा फर्क उसमें लोड पर भी पड़ता है। वहां पर अगर अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में जब लोड जुड़ा होता है, ठीक है, तो करंट में तो वृद्धि होती है, लेकिन वहां पर पावर फैक्टर अलग अलग लोड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होता है। पावर फैक्टर जैसे इंडक्टिव लोड के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कैपेसिटिव लोड के लिए सबसे अधिक हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सिक्वेंस मोटर के लोड को बढ़ाने पर क्या होगी दोस्तों, आर्मेचर करंट में हमेशा वृद्धि होगी, हमको ध्यान रखना है, और पावर फैक्टर में कमी होगी। यहाँ पर सामान्य एक्साइटेशन की दोस्तों बात हो रही तो ये आपको दिमाग में रखना है, सामान्य एक्साइटेशन है, अति उत्तेजना नहीं है। अगर अति उत्तेजना है तो पावर फैक्टर में वृद्धि होगी, इसको आपको गांठ बांध के रखना है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। दोस्तों आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 182 हमारा एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज 80 चक्र, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि बात हो रही है यहाँ पर एसी वोल्टेज की दोस्तों बात हो रही है। 80 चक्र यानी 80 साइकिल जो है 2 सेकेंड में पूरा करती है। यानी कि एक अगर बात करें एसी वोल्टेज की बात करें तो वहां पर ये कह रहा है कि 2 सेकेंड में 80 साइकिल को पूरा कर लेती है। तो इसकी दोस्तों हमको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। ये दोस्तों पीजीसीएल में इलेक्ट्रिशियन पूछा गया था। ठीक है, पीजीसीएल का इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो उसमें पूछा गया है। तो दोस्त इसका आंसर क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल आंसर है, जिसने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी के दोस्तों मात्रक तो आपने हर्ट्ज पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपने हर्ट्ज पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक भी होता है। फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, 2 मात्रक होते हैं। एक होता है कंपन प्रति सेकंड। यहाँ पर कंपन क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि कंपन आवृत्ति हर चीज की होती है, ध्वनि की भी आवृत्ति होती है। तो अगर हम बात करें प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की भी आवृत्ति होती है, हर चीज की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो प्रकाश की आवृत्ति होती है, ध्वनि की भी आवृत्ति होती है, तो वहां पर कंपन को ध्यान में रखा जाता है, तो कंपन प्रति सेकंड। उसके अलावा इसका एक मात्रक और है और उसको हम बोलते हैं साइकिल प्रति सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक है। अभी हम लेटेस्ट हर्ट्ज पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने मात्रक की बात करें तो इसके 2 है, कंपन प्रति सेकंड और साइकिल प्रति सेकंड। अगर आपको नहीं पता है तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का पुराना मात्रक है वो क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड होता है और साइकिल प्रति सेकंड होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया है। ठीक है, अगर आपने दिमाग लगाया हो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको मात्रक में बता दिया है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज तो सभी को पता है, यहाँ पर हर्ट्ज इसने लिखा भी है खुद ने भी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता है, और ये सभी को पता होना चाहिए। साइकिल प्रति सेकंड नहीं पता है तो आपको अब पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको साइकिल कितने दिए दोस्तों, 80। उसके बाद में सेकंड यानी समय कितने दिए, 2, बचा क्या 40, यानी कि 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। ये दोस्त एनएचपीसी जेई में पूछा गया था। एनएचपीसी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बीजेटी के सीबी कॉन्फ़िगरेशन में, सीबी का मतलब दोस्तों क्या होता है, बीजेटी का पहले पता होना चाहिए बीजेटी क्या होता है। ठीक है, बीजेटी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसको जोड़ना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो इंग्लिश वर्ड है, वैसे इसका हिंदी में अर्थ अगर समझे तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, जोड़ना। तो बीजेटी के सीबी यानी कॉमन बेस की बात हो रही है, यानी सीबी का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉमन बेस।
क्या होता है, कॉमन बेस होता है। बीजेटी के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट क्या है, ये दोस्त हमको पूछिए। तो इनपुट करंट क्या होती है, उत्सर्जक धारा, कलेक्टर धारा, आधार और संग्राहक धारा का योग या बेस करंट। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए सभी। तो इनपुट करंट दोस्तों क्या होती है, उत्सर्जक धारा होती है। क्या होती है, उत्सर्जक धारा जो होती है वो क्या होती है, इनपुट करंट होती है। इनपुट करंट बीजेटी में क्या होती है, जो उत्सर्जक धारा जो होती है वो क्या दोस्तों, इनपुट करंट होती है। बीजेटी में आपको पता होना चाहिए 3 तरह के टर्मिनल होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बीजेटी के दोस्तों टर्मिनल भी पूछा जाता है एग्जाम में। बीजेटी का जिक्र हुआ तो मैं आपको 3 इसमें टर्मिनल बताता हूँ। नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर होता है वही इसमें बीजेटी में होता है। बीजेटी में 3 टर्मिनल कौन कौन सा होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा होता है बीजेटी में। एक होता है, सबसे बड़ा की बात करें तो कलेक्टर। कलेक्टर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संग्राहक। कलेक्टर के बाद होता है बेस, बेस यानी होता है आधार। उसके बाद होता है एमीटर, और एमीटर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्सर्जक। एमीटर को क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। बेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। कलेक्टर को क्या बोलते हैं, संग्राहक। क्या बोलते हैं दोस्तों, संग्राहक। इनपुट करंट क्या होती है, एमीटर होती है। क्या होती है, एमीटर, यानी कि उत्सर्जक धारा क्या होती है, इनपुट करंट होती है। ये हमको दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी जेईई में पूछा गया था कि सेल्फ इंडक्टेंस इनमें से दिए गए किन मानकों पर निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है किन मानकों पर निर्भर नहीं करता है, चालक में बहने वाली धारा पर, टर्न की संख्या पर, फ्लक्स पर, या चालक की लंबाई पर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किन मानकों पर निर्भर नहीं करता। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की दोस्तों बात हो रही है। तो इंडक्टेंस जो होता है आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, E बराबर -LdI/dt। ठीक है, तो इसमें करंट पर डिपेंड करता है और समय पर भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चालक में बहने वाली धारा पर भी करता है, टर्न की संख्या पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है कुंडली के टर्न की कहानी होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में हम क्या देते हैं, प्राइमरी में अलग टर्न देते हैं और सेकेंडरी में टर्न अलग देते हैं, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस में माइंड रखता है। उसके अलावा बात करें फ्लक्स पर, तो फ्लक्स पर मेन रूप से काम करेगा ही। चालक की लंबाई पर दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस कभी भी निर्भर नहीं करते। सेल्फ इंडक्टेंस को दोस्तों आपको पूछ ले क्या बोलता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को ध्यान रखना है आपको, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वप्रेरण। और सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो एक कुंडली में जब हम क्या देते हैं, इसको हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा, जब एक कुंडली को हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें बहने वाली धारा के कारण उसमें उत्पन्न होने वाला या प्रेरित होने वाला ईएमएफ क्या कहलाता है दोस्तों, स्वप्रेरण कहलाता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि इसके पास में दूसरी कोई ले जाते हैं तो उसमें स्वतः ही ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, तो उसको हम म्यूचुअल बोल देते हैं। यहाँ पर स्वप्रेरण की बात हो रही तो एक ही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न हुआ ईएमएफ क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो स्वप्रेरण किन कारक पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एसएससी जेईई में पूछा गया तो किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल रिपीट होता है। अगर आपको दोस्तों कोई भी नई चीज लगे, कोई भी नई चीज आपको मिल रही है तो आप उसको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। आपके जहाँ पर ये नोट्स उतार रहे हैं तो आपको वहां पर नोट डाउन जरूर करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस किन कारक पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको जो जो नई चीजें मिल रही है उनको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए एकदम। ठीक है, अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी आईईएस का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर इस लेवल के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों यूपीएससी आईईएस की बात हो रही है तो आईईएस का आपको सबको पता होगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इसका नाम है। वैसे आईएएस जो होता है, आईएएस तो सभी को पता है,
लेकिन आईईएस जो होता है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का है। नहीं दोस्तों, इसका आपको जवाब डिप्लोमा की, बीटेक की और आईटी की हर बुक में इसका आपको आंसर मिलेगा और क्वेश्चन विद फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन इस पर बेस आपको न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएंगे। चाहे आपकी आईटी की बुक हो, चाहे आपकी पॉलिटेक्निक की हो, चाहे बीटेक की हो, आपको उसमें ये फॉर्मूला जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूपीएससी आईएएस में आया तो वो फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, फॉर्मूला आपको सभी बुक में ये मिलेगा। और आपने फॉर्मूला कई बार पढ़ा भी होगा जिन्होंने ढंग से तैयारी की है। इसका फॉर्मूला की दोस्तों हम बात करें तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए, एक ट्रांजिस्टर की दोस्तों बात हो रही है जिसमें बीटा का मान, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा का मान कितना है दोस्तों, 105 है। एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा का मान कितना है दोस्तों, 105 है। और उसके अलावा 840 क्या माइक्रो एम्पियर है। 840 दोस्तों क्या है, माइक्रो एम्पियर कलेक्टर धारा है। क्या है, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा का मान किसका मान, बीटा का मान है। बीटा का मान की दोस्तों अगर बीटा की बात करो दोस्तों, बीटा क्या होता है, कॉमन एमिटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बीटा जो होता है सीई का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉमन एमिटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीटा का मान 105 और 840 माइक्रो एम्पियर कलेक्टर धारा है। 840 माइक्रो एम्पियर कलेक्टर धारा है। तो बेस धारा का दोस्तों मान निकालना है। तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते, काफी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर देखिएगा, आपको हर बुक में मिल जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ये सभी ने पढ़ रखा है। कैसे होगा दोस्तों, देखिए, आपने बीटा का नाम मान तो सुना होगा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। अब याद आया या नहीं आया कि आपने फॉर्मूला ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। जिन्होंने तैयारी की है उनको ये फॉर्मूला याद आ गया होगा कि बीटा जो होती है वो कॉमन एमिटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। बीटा का वैल्यू क्या होता है, IC अपॉन IB। IC का मतलब क्या होता है, कलेक्टर करंट, और IB का मतलब क्या होता है, बेस करंट होती है। ठीक है, तो ये अब हमको फॉर्मूला दिए तो हम क्या इससे हमारी जो है बेस धारा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इससे काफी इजी है। ठीक है, देखिए हमको बीटा की वैल्यू तो दे रखी है 105, खुद ने इसने बोल दी कि बीटा की वैल्यू 105 है। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कलेक्टर की 840 दे रखी है और हमको पूछी किसकी है, IB पूछी है। तो इतना गुणा भाग हम कर सकते हैं कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 105 का जब 840 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज दी 8 माइक्रो एम्पियर। कितना होगा दोस्तों, 8 माइक्रो एम्पियर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है दोस्तों, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB। बीटा बराबर क्या होता है, IC अपॉन IB। दोस्तों फॉर्मूले को आप रटने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका एक ही होता है, आप उस पर न्यूमेरिकल जरूर सोल्व कीजिए। ठीक है, तभी आपको फॉर्मूला वो लर्न होगा। इसमें आप जब इस क्वेश्चन को जब कॉपी में उतारे तो फॉर्मूले को साथ में लिखते चले जितनी बार क्वेश्चन को कर रहे हैं, तभी आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो बीटा करंट की बात करें तो कॉमन एमीटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। और अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा बराबर क्या होता है, IC अपॉन IB। यानी कहने का मतलब कलेक्टर धारा और बेस धारा का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, कलेक्टर धारा और बेस धारा का अनुपात होता है। बीटा जो होता है कलेक्टर धारा और बेस धारा का अनुपात रेशो होता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमको इसमें दे दी 105, IC की वैल्यू हमको दे दी 840। तो बेस करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 186 है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित माप उपकरण, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित माप उपकरण, गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेविटेशन कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ग्रेविटी पर आधारित जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नियंत्रण टॉर्क की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नियंत्रण टॉर्क किसके सीधे अनुपातिक होता है। ये भी दोस्त यूपीएससी आई पूछेगा 2022 में। तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित मापकरण का जो नियंत्रण टॉर्क होता है दोस्तों, आपको ध्यान है ना, किसके समानुपाती होता है, सीधे साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये आपको सीधा ध्यान ही रखना है। ठीक है,
इसकी वैल्यू आपको सीधे ध्यान रखनी है, कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जो नियंत्रित टॉर्क जो होता है, जो नियंत्रित टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें, अगर हम नियंत्रित टॉर्क की बात करें तो टॉर्क समानुपाती किसके होगा, साइन थीटा के होगा। ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नए नए लेवल के जो दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इनको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, काफी संभावना रहती है, तो आप इसको नई चीजें जो मिली है उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो हमारे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित है यानी कि ग्रेविटी कंट्रोल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका कंट्रोलिंग टॉर्क की बात हो रही है, कंट्रोलिंग नियंत्रित टॉर्क की बात हो रही है, किसके सीधे प्रोपोर्शनल होगा, सीधे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, टॉर्क सीधे समानुपाती के, अनुपाती के, अनुक्रमानुपाती के, साइन थीटा के। उम्मीद दोस्त आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों अभी IAS में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी हर IT की, हर डिप्लोमा की और हर BTech की बुक में मिलेगा आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि IAS में आया तो इसका क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, अपनी बुक में जरूर चेक कीजिएगा। यदि किसी ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस की करंट गेन, यदि किसी ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस की करंट गेन 0.98 हो, 0.98 हो, तो उसकी कॉमन एमीटर की करंट गेन ज्ञात करनी है। ट्रांजिस्टर की दोस्तों हमको कॉमन बेस है, कॉमन बेस यानी कि कॉमन आधार, ठीक है। कॉमन आधार की करंट गेन हो रही है, करंट गेन उसकी वैल्यू दे रखी है 0.98 दे रखी है। उसकी कॉमन एमीटर की हमको करंट गेन निकालनी है। तो दोस्तों करंट गेन का दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट गेन कैसे निकलती है, ठीक है। तो करंट गेन का दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। बीटा इज इक्वल टू एल्फा 1 माइनस एल्फा। बीटा दोस्तों मैंने आपको बताया था, बीटा क्या होता है, कॉमन एमीटर की करंट गेन होती है। बीटा जो होती है कॉमन एमीटर की करंट गेन होती है, क्या होती है, कॉमन एमीटर की CE की, मैंने आपको बताया था। CE जो होती है कॉमन एमीटर की करंट गेन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बीटा। हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें देखिए ये हमने क्वेश्चन किया था पीछे, ये देखिए इसमें बीटा का मान हमको दिया हुआ था। बीटा के मैंने दोस्तों ने बताया भी था आपको कि CE होता है, देखिए मैंने CE लिखा है, कॉमन एमीटर का बताया था मैंने आपको। तो बीटा क्या होता है, कॉमन एमीटर जो होता है, ठीक है। तो इसी पर बेस है क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए यहाँ पर हमको ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस की करंट गेन दे रखी है 0.98 दे रखी है और हमको कॉमन एमीटर की करंट गेन पूछी यानी कि एल्फा पूछी है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि बीटा और एल्फा ये क्या होता है, तो बीटा क्या होती है, आपको ये दिमाग में बैठाना है कि बीटा का मतलब क्या होता है, कॉमन बेस होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉमन बेस होता है। बीटा का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉमन बेस होता है। और कॉमन एमीटर की करंट गेन पूछ रहा है, कॉमन एमीटर की पूछ रहा है, तो कॉमन एमीटर क्या होगा, अल्फा। कॉमन एमीटर क्या होता है, अल्फा। कॉमन बेस क्या होगा, बीटा। अगर आपको ये भी याद रखना रहता तो आप एक काम कीजिएगा, बेस को हम किससे दर्शाते हैं, बी से। बेस को किससे दर्शाते हैं, बी से। तो बीटा क्या हो गया, बेस हो गया। बीटा क्या हो गया, बेस हो गया। बी फॉर बेस यानी कॉमन बेस। एमीटर बचा क्या, एल्फा ही बचा है, यानी कि एमीटर यानी एल्फा। तो हमको कॉमन एमीटर करंट निकालनी। अब हम दोस्तों इसको क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। तो दोस्तों निकालते इस क्वेश्चन को, कैसे निकलेगा, देखिए अब हम इसमें बीटा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए बीटा कैसे निकलेगा, एल्फा की वैल्यू हमको दे रखी 0.98, 1 माइनस 0.98, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास में 0.98, 0.98 बटे में 0.02 पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, यानी कि 2 में जब 98 को डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारे पास में 49 इज दी करेक्ट आंसर। कितना आएगा दोस्तों हमारे पास में, कितना आएगा दोस्तों हमारे पास में 49 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं है दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, बीटा हमको फॉर्मूला पता है, एल्फा 1 माइनस एल्फा। बीटा मैंने बताई दिया, कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, कॉमन बेस का एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा होता है और कॉमन एमीटर का एल्फा होता है। बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एल्फा हमको दे रखा है 0.98 दे रखा है और हमको 1 माइनस एल्फा यानी कि 0.98 में से 1 घटाना है, ठीक है। 1 माइनस 0.98 घटाना है
घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, कितना है हमारे पास 49। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर कोई और भी तैयारी करनी है, जैसे कि अगर बात करें हम और भी आप पीजीसीएल वगैरह जो भी है, उसके अलावा अगर बात करें डीआरडीओ वगैरह एग्जामिनेशन है तो उसकी क्वेश्चन सीरीज भी हमने इसमें चढ़ा रखी है। ठीक है, तो आप उसमें जाकर जरूर इसको देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए जय हिंद जय भारत।